आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित एक नॉर्वेजियन कमांडो के बारे में है जो अकेले दुश्मनों से लड़ता हुआ बर्फीले पहाड़ों में 70 दिन तक छुपा हुआ रहता है। क्या वो जिंदा बच पाया? जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी के शुरुआत में एक नॉर्वेजियन कमांडो जिसका नाम जॉन वाल्सर है, वो समुंदर को देखते हुए जिंदगी की बुरे वक्त को याद कर रहा है। तो सीन शिफ्ट होता है साल 1940 में। इंग्लैंड ने तभी एक खुफिया मिशन को अंजाम देने के लिए सीक्रेट कमांडोज का एक ग्रुप बनाया है जिसे ऑपरेशन मार्टिन रेड नाम दिया गया है। इंग्लैंड ने 12 कमांडोज को ट्रेनिंग दी है जिन्हें नॉर्वे में जर्मन्स के फ्लाइट कंट्रोल टावर को तबाह करने की काम सौंप गया। सीन अब आगे शिफ्ट होता है 29 मार्च 1943 में, जहाँ पे 12 कमांडो ने मिशन स्टार्ट किए हैं। वो लोग एक छोटी सी जहाज में एक्सप्लोसिव बम लेके अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी में गुजर रहे हैं। नॉर्वे पहुंचने से पहले उनका सामना एक जर्मन जहाज से होता है। वो जल्दबाजी में सारे डॉक्यूमेंट्स और जानकारी चीज को इकट्ठा करके बम को सेट करते हैं और जर्मन जहाज नजदीक आते ही बम ब्लास्ट हो जाता है और सभी कमांडोज ठंडे पानी में कूद गए। उन्होंने खुद को बचाने के लिए संघर्ष किए पर सारे पकड़ा गए, लेकिन उनमें से जॉन छुपने में कामयाब रहा। जर्मन सोल्जर ने उनमें से 11 को पकड़ लिए, लेकिन जॉन एक जर्मन सोल्जर को मार के वहां से भागने में सफल रहा। उसी मुठभेड़ में जॉन के पांव में एक गोली लग गई। उसने उल्टे कदम चलने की निशान बनाया ताकि जर्मन सोल्जर को गुमराह किया जा सके। अगले दिन उस रात को जॉन के तलाश में जर्मन्स ने फ्लेयर गन के यूज किए। एक तरफ बर्फीले पानी और दूसरी तरफ जर्मन सोल्जर्स थे। जान बचाने के लिए जॉन ने पानी में तैर के जाने की फैसला किया। किनारे पे जब जर्मन्स पहुंचे तब कमांडर वांडर्स ने ठंडे पानी में अपने हाथ डाल दिया और वो मान लिए कि इतने ठंडे पानी में जिंदा भाग जाना नामुमकिन है। जैसे ही जॉन किनारे पे पहुंचा, उसे बोट पर 2 आदमी दिखे तो उसने मदद मांगी। जॉन की हालत देख के उसको घर ले गए और उन्होंने उसे सखे कपड़े और जूते दिए। दूसरी तरफ पकड़े हुए 11 कमांडोज को लाइन पे खड़ा कर दिया गया। तभी जर्मन चीफ कॉर्स्टेज वहां पे आते हैं। उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स की जांच की तो पता चला कि उनमें से एक कमांडो भाग गया है। वांडर्स ने विश्वास दिलाते हुए बोला कि भागा हुआ कमांडो घायल है और इतने ठंडे पानी में अब तक मर चुका होगा। कॉट ने अपने जैकेट में लगा हुआ नाजी अवार्ड पिन दिखाया, जिससे साबित होता है कि वो अपनी मिशन में कभी नाकामयाब नहीं रहा। उसने वांडर्स को भागा हुआ कमांडो को ढूंढने की ऑर्डर दी, भले ही जिंदा और मुर्दा। अगले दिन सारे कमांडो इन्वेस्टिगेशन के लिए वेट कर रहे हैं। उनमें से एक कमांडो जख्मी हालत में लौटा। उसे बुरी तरह टॉर्चर किया गया है और सबके साथ ऐसे ही किया जा रहा था। दूसरी तरफ जॉन ट्रंजो शहर जा रहा है। उसे एक आदमी ने नाव में बिठा के नदी पार करने में मदद की। वहाँ पे एक बूढ़ी औरत उसके घाव के इलाज किया क्योंकि वो एक नर्स पहले रह चुकी है। लेकिन कुछ देर में वहाँ पे जर्मन सोल्जर्स आ पहुँचे। तब तक जॉन वहां से भाग गया। अपनी हालातों को देखते हुए जॉन ने ट्रोंजो की ओर जाना जारी रखा। बदकिस्मती से जर्मन सोल्जर्स ने जॉन के पहुंचने से पहले ट्रोंजो शहर में पहुंच गए थे। इधर जर्मन हेड ऑफिस पे एक कमांडो को बोलने पे मजबूर करने के लिए टॉर्चर किया जा रहा था और गर्म सुई से उसका नाखून के आर पार कर दिया गया। वांडर ने चिप को यकीन दिलाए कि कोई भी इतने ठंडी पानी में जिंदा रह नहीं सकता, लेकिन कॉट को यकीन था कि जॉन जिंदा है अभी भी। इस बात को साबित करने के लिए कमांडोज को ठंडे पानी में बिठा कर रखा गया, लेकिन कोई भी 5 मिनट से ज़्यादा वहाँ पे टिक नहीं पाया। फिर भी चीफ को यकीन नहीं था, इसलिए खुद जाके ठंडे पानी में बैठ गए। कमांडोज के तरह वो भी 5 मिनट से ज़्यादा ठंडे पानी में नहीं टिक सके। जॉन ने आगे बढ़ना जारी रखा और पहाड़ के बर्फीले रास्ते में आगे बढ़ रहा था। कुछ ही देर बाद वो एक घर के पास पहुंचा और उसे शक किया गया कि वो एक चोर है। लेकिन जब उनको पता चला कि जॉन एक नॉर्वेजियन कमांडो है, उसे घर लाया गया और उसका घाव का मरहम पट्टी किया गया। उसी घर में एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम है मार्गरेट और उससे जॉन के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी और उसी लड़की को ज्योग्राफी बहुत पसंद था। मार्गरेट के माँ ने जॉन को बताया कि उनके साथी कमांडोज बहुत जल्दी मरने वाले हैं।
इसलिए जॉन को अपने साथियों को खोने का बहुत ही दुख है। मार्गरेट ने जॉन का दुख बांटने के लिए उसके पास आती है और अपने हाथों से बनाया हुआ एक मैप देती है। अब टोरंटो में रहना जॉन के लिए सेफ नहीं था, इसलिए वो स्वीडन भागने का प्लान किया। उस टाइम स्वीडन एक मजबूत देश था जो कि ना ही जर्मन ना ही नॉर्वे का सपोर्ट करता था। इस तरफ जॉन के साथियों को एक जर्मन बेस पे लाया गया जहाँ पे एक बड़े गड्ढा था जो कि उन लोग का कब्र के लिए बनाया गया था। मरने से पहले उनका राष्ट्रगान गाने के लिए इजाज़त दिया गया। उसके बाद सभी को मार दिया गया। अगले दिन जॉन अपने साथ लाया हुआ नक्शे से मार्गरेट का नाम फाड़ दिया ताकि आगे कोई सबूत ना रहे। इसके बाद जॉन को नदी किनारे एक घर मिला जहाँ पे वो घर के सामने अपने जैकेट उतार के रख दिया और घर का मालिक आते ही वो जैकेट लेके घर के अंदर आ गया। तभी उसे पता चला कि जॉन ने पहले से ही घर के अंदर था। जॉन ने तब तक उस पे बंदूक तान के रखे जब तक उसको पता चला कि वो एक पहले नॉर्वेजियन सोल्जर रह चुका है। फिर वो जॉन को उसके अगले मंजिल में पहुंचाने के लिए समुद्र पार ले गया। उसे जर्मन सोल्जर से बचने के लिए लैंड साइड का रास्ता का सुझाव दिया। जॉन ने अकेले लैंड साइड पर जा रहा है। इधर कॉटस्टेज ने बर्लिन को एक लेटर रिपोर्ट लिखा जिसमें उसके मिशन की सच्ची बयान थी, जिसमें 11 कमांडो की पकड़े जाने और एक कमांडो की भाग जाने की खबर थी। उसने जॉन को पकड़ने के लिए जिद बना लिया था और अपने आप से वादा किया। वही जॉन अपनी जान बचाते हुए पूरे 7 दिन हो चुके थे। 7वें दिन जॉन चलते चलते गलती से जर्मन कैंप के अंदर घुस गया और कॉटस्टेज और उनके साथियों के पास में गिर गया। उसी टाइम कॉट ने जॉन को पहचान नहीं पाया और उसके मदद करते हुए उसका गिरा हुआ कैप उसको दिया। कुछ ही देर में कॉट को एहसास हुआ कि जिसका वो मदद किया वो कोई और नहीं जॉन। उसने फौरन जॉन को मारने के लिए प्लेन भेजा और हवाई हमला शुरू हो गया, जिसके वजह से उसके पीछे एक बड़ा एवलांच शुरू हो गया और देखते ही देखते एवलांच ने जॉन को अपने अंदर समाई लिया, जिससे जॉन बर्फ के अंदर दब गया और बेहोश हो गया। कुछ ही देर के बाद जॉन को जब होश आया वो अपने आप को बर्फ के अंदर दबा हुआ पाया। तो वहां से बाहर निकलने के लिए जॉन ने बहुत कोशिश और सूरज की ओर बढ़ने लगा। शरीर में इतना बर्फ जमा होने की वजह से उसको कुछ देर के लिए अंधेपन का शिकार होना भी पड़ा। कुछ ही देर बाद 2 जर्मन सोल्जर्स जॉन के निशान ढूंढते हुए उस जगह पे आ पहुंचे, लेकिन तब तक जॉन वहां से काफी दूर भाग गया था। जॉन अब हाइपोथर्मिया के शिकार हो गया है। उसका शरीर का टेम्परेचर लिमिट से बहुत ज्यादा कम हो गया है। लगातार दर्द ने उसके शरीर को तोड़ के रख दिया है, लेकिन फिर भी जॉन ने अपना कोशिश नहीं छोड़ा। वो जैसे तैसे चलता ही रहा। पास के एक गांव में जर्मन सोल्जर्स ने मॉरिस नाम के एक आदमी को जॉन के बारे में पूछ ही रहा था कि तभी पीछे से जॉन आता हुआ नजर आया। जर्मन सोल्जर्स के जाने के बाद मॉरिस ने तुरंत जॉन को ढूंढने में लगा और तब तक जॉन ने खाने की तलाश में आसपास के घर में घुसने लगा और उसको जो भी मिला वो खाने लगा। जॉन की हालत अब बहुत नाजुक है। जब मॉरिस को जॉन मिला तो वो इलाज के लिए अपने घर ले गया। अभी जॉन को भागे हुए 13 दिन बीत चुके थे। मॉरिस की बहन गुडरिन ने जॉन को चिकन के एक बड़ी पिंजरे में छुपा दिया ताकि जर्मन सोल्जर्स ने आसानी से ना ढूंढ पाए। इधर जॉन का पोस्टर काफी दूर दूर तक फैला दिया गया है और जोरों शोरों से उसका तलाशी हो रहा है। जॉन की बहादुरी सबका दिल जीत लिया था, लेकिन जॉन को अपने आप ही गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसके वजह से इन लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ही देर बाद कॉट ने जर्मन सोल्जर के साथ मॉरिस के घर तलाश करने आ गए और इस टाइम कॉट ने खुद ही उस जगह का तलाशी लेने लगा। जॉन ने अपने आप को घास के अंदर छुपा लिया और कॉट ने उसके तरफ बढ़ ही रहा था, तभी उसका नाजी बैच नीचे गिर गया और उसको तलाश करने के लिए कॉट ने वहीं पे रुक गया। किस्मत से कॉट ने आगे तलाशी नहीं की और वापस आ गया और वो अपना साथी के साथ चला गया। उसी रात को मॉरिस ने जॉन को एक छोटे से नाव पे बिठा के नदी के पार एक झोपड़ी में लाके रख दिया ताकि जर्मन पुलिस का खतरा ना रहे। जॉन के जिंदा रहने के लिए उसका खाने और पीने का इंतजाम किया गया और उसे वहाँ पे तब तक रहने के लिए कहा गया जब तक स्वीडन जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ना मिल जाए। इसी तरह जॉन ने कई दिन इस झोपड़ी में गुजार लिए। एक दिन किसी के आने की आहट से वो नींद से उठा और फिर दरवाज़ा खुला तो जॉन ने सोचा कि जर्मन सोल्जर्स ने उसको पकड़ लिए, लेकिन महज वो एक सपना था।
दिन पर दिन जॉन के पैर की हालत खराब होते जा रहा था। उसको ये भी लगने लगा था कि उसका पैर अब सड़ गया है, इसलिए वो पैर की पट्टी खोल के खुद ही जांच करने लगा और जिस उंगली पे गोली लगा था उसके अगले उंगली अब सड़ चुका है। इसलिए जॉन ने फैसला लिया कि उसको काटने के लिए, और काटते वक्त जो दर्द वो महसूस किया उसी दर्द से वो बेहोश हो गया। अब जॉन इस झोपड़ी में रहते हुए 12 दिन हो चुके थे और जर्मन सोल्जर से भागते हुए पूरे 26 दिन हो चुके थे। इसी दिन मॉरिस ने कुछ अच्छा खबर लेके वापस उसने जॉन को बताया कि स्वीडन जाने के लिए एक रास्ता मिल गया है। पहाड़ की ऊंची चोटी पे ले जाने के लिए वो स्लेट का इंतजाम किया था, लेकिन बदकिस्मती से मॉरिस ने वहां पे जॉन का एक स्कार्फ छोड़ दिया। अब धीरे धीरे पहाड़ की चोटी की ओर आगे बढ़ते रहे और बहुत ही सावधानी के साथ उन लोग जा रहे थे, क्योंकि नाजियों के पास जॉन को ढूंढने के लिए प्लान था। आखिरकार उन लोग ने पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां पे एक चट्टान के नीचे जॉन को रखा गया और उसके जिंदा रहने के लिए खाने पीने और कुछ जरूरत के सामान उसको दिए। मॉरिस ने जॉन को बताया कोई उसे मैंडलिन से लेने के लिए आएगा जो उसे यहाँ से ले जाएगा। जब तुम उसे हेलो जेंटलमैन कोड वर्ड से बताओगे तो वो उसे पहचान लेगा और तुम्हें साथ ले जाएगा। इसके बाद जॉन फिर से अकेला रह गया। अगले तरफ वेंडर्स और कॉट ने जॉन को तलाशना जारी रखा। कई दिनों के बाद मैंडलिन का एक आदमी मिल्स ने मॉरिस के घर पहुंचा और उसे बताया कि जॉन उसे कहीं नहीं मिला। यहाँ पता चलता है जॉन के पिकअप पॉइंट के बारे में मिल्स को गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। उसे जहाँ पहुँचना था वो वहाँ कभी पहुँचा ही नहीं। आखिर में मॉरिस उस जगह पे फिर से लौट आया है जहाँ उसे जॉन को अकेला छोड़ा और वहाँ पे देखता है कि पूरे के पूरे बर्फ से पत्थर ढक गया है और उसे सोता हुआ पाया। उस मॉरिस को लगा कि जॉन की मौत हो गई है, लेकिन कुछ देर बाद जॉन अचानक उठ गया। मॉरिस ने फिर से जॉन के लिए खाने पीने का सामान उसको दिया और मिल्स को जॉन का पता लगाने के लिए वहाँ पे कुछ निशानी बनाया। एक बार फिर जॉन को वहाँ पे अकेला छोड़ दिया गया। जॉन को नाजियों से छुपते हुए 36 दिन हो चुके थे। कुछ दिन उसी चट्टान के नीचे रहने के बाद मिल्स को आखिरकार जॉन मिल ही गया। अपने इंतजार के समय पर जॉन ने अपने पैर की सारी उंगली काट दी थी। उसके पैर की सड़न अब तक खत्म नहीं हुई थी। जॉन को अब स्वीडन की ओर ले जाया जा रहा है, लेकिन इसी सफर के समय पे बर्फीले तूफानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालत में जॉन को बचाने के लिए मिल्स को एक गुफा के अंदर जॉन को छुपाना पड़ा। जब जॉन जागा तो उसे देखकर ये बहुत बुरा लगा कि वो अभी तक स्वीडन नहीं पहुंचे हैं। मिल्स ने बताया कि सीमा की सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है और जर्मन सोल्जर्स ने गार्ड्स को हर जगह पे तैनात कर लिया है। मिल्स ने अपना सफर जारी रखने से पहले जॉन को ठीक होने के लिए कहा। मिल्स ने जॉन की गन भी ले ली क्योंकि उसे डर था कहीं जॉन अपने आप को गोली न मार दे। अगले दिन मिल्स ने जॉन की हालत जानने के लिए एक डॉक्टर को जॉन के पास भेजा। अगली तरफ जर्मन सोल्जर्स ने बिना थके जॉन को ढूंढे जा रहे हैं। कॉट को ये बात बड़ी गुस्सा आ रहा है कि जॉन अभी तक भी भाग रहा है, इसलिए मैंडलिन में जर्मन सोल्जर्स की निगरानी और कड़ी कर दी गई। वहाँ के लोकल लोग के ऊपर जॉन के बारे में शक ना हो, इसलिए उससे बचने के लिए जॉन के ठिकाने पर बारी बारी से लोग आते जाते रहते थे। जॉन को भागते हुए अब 59 दिन हो चुके थे। मिल्स ने पूरे 17 दिन के बाद गुफा पे लौटा और जॉन को निकाल के बाहर ले और जॉन को सेमी लोग के पास ले आया जो नॉर्दर्न नॉर्वे की मूल निवासी थे और उन्हीं से नॉर्दर्न नॉर्वे की पहचान है, जो अपने रेनडियर चराने की काबिलियत से जाने जाते थे। उन्होंने हिरन के झुंड के बीच जॉन के तस्करी करने की प्लानिंग बनाए। बस्ती पहुंचने पर जॉन का इलाज फिर से किया गया। उस टाइम जॉन ने बोला कि वो जर्मन सोल्जर से पकड़ा जाने के बजाय वो मरना पसंद करेगा। जॉन को अपनी जान बचाते हुए अब 63 दिन हो गए थे। उस दिन गुडरिन ने मॉरिस को उसी स्कार्फ के बारे में पूछा जो जॉन को दिया था, लेकिन मॉरिस को याद आया कि वही स्कार्फ अब उसी झोपड़ी में छूट गया है, इसलिए वो दोनों वो झोपड़ी की ओर जाने लगे। लेकिन उनको पता नहीं था कि उनका पीछा जर्मन सोल्जर्स ने कर रहे हैं। इसके साथ सेमी लोग हिरन के झुंड के बीच से जॉन का तस्करी शुरू कर दी थी। उस समय कॉट ने उसी झोपड़ी में आके तलाशी ले रहा था। उसे जॉन के कटे हुए पैर की उंगलियों मिला। इस बीच जॉन ने जब नाजी वॉच टावर क्रॉस की, उसके स्लेट तेज स्पीड से एक पत्थर से टक्कर होके उलट गई, जिससे वो गिर गया, जिससे वहां पे मौजूद गार्ड को जॉन के मौजूदगी एहसास हो गया। जॉन ने हार नहीं मानी। उसे अपनी बची हुई एनर्जी से उसी स्लेट को हाथ से ढकलते हुए आगे बढ़ना जारी रखा।
ताकि वो छुप सके। पकड़े जाने से बचने के लिए जॉन ने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे एक चमत्कार होता है। जिस हिरन ने उसके स्लेट को खींच रहा था वो फिर से उसके पास आ गया। जॉन ने पूरी कोशिश करके उसी रस्सी से अपने स्लेट को हिरन के साथ बांध दिया और हिरन को भगाने के लिए वो अपने बंदूक से फायरिंग कर दिया। उसी हिरन वो स्लेट के साथ बहुत तेज दौड़ा और आखिरकार जॉन ने सीमा पार कर लिया। उसी टाइम बॉर्डर वॉच टावर से कॉट को कॉल आया कि जॉन ने भागने में सफल रहा। मॉरिस और गुडरिन, जिन्होंने जर्मन सोल्जर्स ने टॉर्चर कर रहे थे, वो भी इस बात को सुन लिए और मन ही मन बहुत खुश हुए। जॉन को स्वीडन पहुंचने के बाद एक नॉर्वेजियन आदमी ने जॉन को ढूंढ पाया। उसने जॉन को बचाने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि जॉन के हाथ से वो रस्सी को बहुत संभाल के निकाला गया क्योंकि उसकी उंगली जमी हुई थी। अपनी हालत से उभरने के लिए जॉन ने पूरे 7 महीना हॉस्पिटल में गुजारा। ठीक होने के बाद उसने स्कॉटलैंड में नॉर्वेजियन खुफिया कमांडो ट्रेनिंग में असिस्ट किया। जॉन को अपनी मिशन में मजबूत रहने के लिए जॉन को नॉर्वे ने सेंट ओलाफ मेडल से सम्मानित किया गया और ये कहानी यहीं खत्म हो जाता है।